जोहार, मेरा नाम नितिशा खलखो है। आज पैंडेमिक के बाद की जो स्थितियां हमारे सामने गुजर रही हैं, उसमें आदिवासी बच्चों के शिक्षा पर जब भी बात करनी होगी, उस सिचुएशन को थोड़ा सा भी विचारने की कोशिश करनी होगी, तो यह निकल के आ रहा है सामने से कि एक तो बहुत ही हाशिए का समाज ये लंबे समय से रहा है, और उसमें भी अगर हम लोग उसके एजुकेशन सेक्टर की तरफ चीज़ों को देखें, गौर करें और बात करने की कोशिश करें, तो बहुत पुअर परसेंटेज है जो कि इन एजुकेशन सिस्टम के प्राइमरी हो, मिडिल हो या हाई स्कूल हो या उसके बाद का हायर एजुकेशन हो, यहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही निग्लिजिबल रहता है। और जो भी डाटाज जिनको हम लोग साक्षर बोल करके दिखा रहे होते हैं या एक सेंसस का डाटा बस प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ अक्षरों को पहचानने तक का होता है। वह ज्ञान से तो बिल्कुल वास्ता नहीं रखता है, ये बहुत स्पष्ट है। और इस बीच में जितने भी अलग अलग स्कूल्स के उम्र और पायदान गुजरते हैं, उसमें ड्रॉप आउट्स की जो संख्या है, उसके पीछे की भी वजहों को तलाशना पड़ेगा। ये तो सिर्फ पैंडेमिक है जहाँ पे हम आज ये एनालाइज करने बैठे हैं, लेकिन इससे पहले भी जब सरकारी डाटों को हम लोग खंगाल रहे होते हैं, तो चीज़ें यही निकल के आ रही होती है कि एक तो एजुकेशन उनके लिए नहीं बनाया जा रहा होता है, उनकी मातृभाषाओं में नहीं हो रहा होता है, पाठ्यक्रम इतना उनको एक्सक्लूड फील करा रहा होता है कि वो उस जगहों से नहीं जुड़ पा रहे होते हैं। तो यहाँ पे पैंडेमिक में जब उनके सिचुएशंस को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम लोगों को उस पीछे जा कर के उससे पहले के भी जो ना सिर्फ कोरोना के दौर में महसूस हो रहा है, बल्कि उससे पहले के भी चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। उनकी मातृभाषाओं में पढ़ाई का सवाल है, उनके पाठ्यक्रम में उनके आइकन्स, उनके हीरोज़, उनकी जोग्राफिया और उनके पूरे परिवेश को कहीं ना कहीं शामिल करने की ज़रूरत महसूस होती है। तीसरा, जो ड्रॉप आउट्स की संख्या है, उसके पीछे के रीजंस को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसके बाद आप कोई भी नीति तय कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि सारी एजुकेशंस को कहीं ना कहीं आप रोजगार से जब तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक चीज़ें यही निकल के आ रही होती हैं कि एजुकेशन को वो लोग वैल्यू नहीं कर पा रहे होते हैं। क्योंकि कई बार कई आर्टिकल्स हम लोग ऐसे भी पा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में आने के लिए वो अपनी जो पारंपरिक ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का जब वो हिस्सा हो रहे होते हैं, उसको भी वो छोड़ चुके होते हैं। तो ये बीच मझधार वाली स्थिति बनती है कि जो 1986 का हो, 2020 का हो, जितने नई शिक्षा नीति के नाम पे चीज़ें परोसी जा रही होती हैं, उसमें कहीं भी आदिवासी या आदिवासी जीवन का कोई भी आयोजन वहाँ पे चित्रित नहीं हो पाता है, दिख नहीं पा रहा होता है। तो आप बिल्कुल पा सकते हैं, कोरोना के बाद जितने भी वीडियोस हम लोगों ने देखने की कोशिश की या बनवाने की कोशिश की आदिवासी क्षेत्रों से, तो यही बात आ रही है कि बच्चे ये बात रिपीट कर रहे हैं कि स्कूल्स नहीं खुला है तो हम लोग चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। जिस आदिवासी समाज में खाने का, रहने का, कपड़ा का, ये इन तमाम नेसेसरी चीज़ों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है, वहाँ पे एजुकेशन, वो भी आज हम टेक्निक बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हिस्सा है वो कहीं से भी पूरा कर पाने वाला समय है। ना मोबाइल की व्यवस्था है, ना डाटा की व्यवस्था है, ना इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। तो ऐसी जगहों पे जा कर के हम लोग जो बातें कर रहे हैं डिजिटल इंडिया एंड सो ऑन चीज़ों की, ये सब बहुत खाना पूर्ति और सिर्फ एक लॉलीपॉप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कोरोना में भले हम लोग आदिवासी बच्चे और बच्चियों की बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद का एक प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं, लेकिन रिव्यू करने की ज़रूरत नॉट केवल पोस्ट कोरोना बल्कि कोरोना से पूर्व की स्थितियों को भी बिल्कुल देखा जाना चाहिए। शुक्रिया, नितिशा खलखो।